आज बहुत ही अहम दिन था। सुप्रीम कोर्ट में दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर फैसला आना था। एक दिल्ली का मामला था जिस पर विस्तार से हमने चर्चा भी की है, तमाम जानकारियां और पहलू आपके सामने रखे। दूसरा अहम पहलू ये था या अहम मुद्दा ये था कि महाराष्ट्र में सरकार बचेगी या जाएगी, इतने तक सवाल आ गया था। दरअसल ये था विधायकों की योग्यता अयोग्यता का मामला, लेकिन मामला इससे जुड़ा हुआ था कि अगर अयोग्य ठहरा दिए जाते तब क्या होता। इस पर तमाम एनालिसिस हो गई, लेकिन हायर बेंच को, या 5 सदस्यीय बेंच बैठी हुई थी, अब 7 सदस्यीय बेंच को ये पूरा मामला भेजा गया है, यानी इस पर सुनवाई आने वाले दिनों में होगी। मेरे साथ अमरउजाला.com के संपादक जयदीप कर्णिक जी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। उन्होंने पहले भी ये टिप्पणी की थी कि दोनों ही अपने अपने तरीके से इसका स्वागत करेंगे और दोनों ही इसको अपनी जीत के तौर पर दिखाएंगे। तो जयदीप जी, शुरुआत इसी से, किसकी जीत किसकी हार? आज देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे साथ में आ गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। फिर आपने देखा उसके बाद में हम इससे पहले उद्धव ठाकरे और नीतीश कुमार को भी हम देख चुके थे। हालांकि वो देखिए दोहरा मुद्दा देखने को मिलता है, पर उद्धव ने वहां पर भी छोटा सा जवाब दे दिया। किसके लिए क्या और क्या स्थितियां हैं, और क्या आज क्या एक लाइन में कि हायर बेंच को भेजा जा रहा है, इसके मायने क्या है? प्रवीण, देखिए, ये जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, उस पर सबकी निगाहें इसलिए टिकी थी क्योंकि शिंदे सरकार का अस्तित्व इस पर टिका हुआ था, और उद्धव ठाकरे जो सर्वोच्च न्यायालय गए थे वो इसी के साथ की जो विधायक हैं जिनके समर्थन से ये सरकार चल रही है, शिंदे और भाजपा वाली, ये बागी हैं। और ये दरअसल अगर कुछ होना भी है तो वापस चुनाव हो सकते थे, लेकिन इनको इस तरह से सरकार बनाने का कोई अधिकार नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई फैसला नहीं आया है, न्यायालय ने अभी पूरा फैसला नहीं दिया है, इसको 7 जजों की बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर दिया है। लेकिन जो ऑब्जर्वेशंस, जो टिप्पणियां इसके दौरान कोर्ट ने इसको बड़ी बेंच को सौंपते वक्त की हैं, वो टिप्पणियां इतनी महत्वपूर्ण हैं कि उसी को फैसला मानते हुए दोनों गुट अपना अपना झंडा ऊपर करके चल रहे हैं। ये जब फैसला सुनाया जा रहा था तभी हम लोग जब लाइव थे तो हमने इसीलिए ये माना था कि इस फैसले को दोनों लोग अपने अपनी तरफ से भुनाएंगे। वो इसलिए कहा था उन्होंने क्यों कि दोनों ही गुटों ने इसमें से अपने अपने काम की बात निकाल ली। देखिए, सबसे पहले तो बहुत उत्साह के साथ उद्धव ठाकरे ही पत्रकार वार्ता के लिए आए। उद्धव ठाकरे के चेहरे पर आज एक अलग तरह की रौनक, अलग तरह की ताजगी, अलग तरह का आत्मविश्वास दिख रहा था। उसके 2 कारण थे, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और साथ ही साथ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का उनके घर मातोश्री पर मौजूद होना। एक तरफ प्रवीण, ये महत्वपूर्ण पॉलिटिकल डेवलपमेंट यानी राजनीतिक हलचल है। नीतीश कुमार जिस तरीके से राज्य राज्य घूमकर लामबंदी कर रहे हैं विपक्ष की, और जिस तरीके से वो अगले 2024 की तैयारी में जुटे हुए दिखाई दे रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने शुरुआत में यूपीए से पल्ला झाड़ा था केवल नरेंद्र मोदी से इनके अदावत के चलते। ये और नरेंद्र मोदी, इनके बीच में जो अहम का टकराव है वो बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही रोचक है। बाद में इस अहम को पीछे छोड़ते हुए नीतीश कुमार ने स्वीकार कर लिया कि उनको अब नरेंद्र मोदी के जादू के सामने झुकना होगा, और उन्होंने बिहार में भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई। वो सरकार पहले भी टूटी और बाद में भी टूटी। वो लालू यादव जो नीतीश कुमार के बिल्कुल ही दूर विरोधी थे, वो साथ में नजर आए, और वही नीतीश कुमार अब इस डर से कि कहीं नरेंद्र मोदी 2024 में भी फिर प्रचंड बहुमत से न जीत जाएं, और जो शिकंजा कसा हुआ है नीतीश कुमार पर, कहीं ना कहीं एक डर बना हुआ है लगातार, उनके गठबंधन को तोड़ने के लिए लालू यादव पर जो कार्रवाइयां होती वो भी जिम्मेदार रहती हैं। तो उस डर से दूर भागने के लिए उन्होंने असल में घर से दूर भागना बेहतर समझा। वो उड़ीसा में जाकर नवीन पटनायक से मिलते हैं, और आज ही संयोग ये था कि आज महाराष्ट्र का उनका दौरा था। पहले उनको उद्धव ठाकरे से मिलना था और उसके बाद शरद पवार से। जिस वक्त वो मातोश्री में मौजूद थे और उद्धव ठाकरे से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की बातचीत चल ही रही थी, उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी आ गई। इसको टिप्पणी में इसलिए कह रहा हूं कि कोर्ट ने खुद कहा है, लेकिन कोर्ट ने चूंकि अभी से लेकर 7 जजों की बेंच द्वारा जो अंतिम फैसला सुनाया जाएगा तब तक भी महाराष्ट्र में सरकार चलनी है, इसलिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशंस जारी किए हैं। जिसके चलते सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उन्होंने जो महत्वपूर्ण टिप्पणी की, जिसको लेकर ही सबसे पहले चहकते हुए उद्धव ठाकरे ने पत्रकार वार्ता की, और उस पत्रकार वार्ता में वो इस हद तक चले गए कि तुरंत ही एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा देकर इस सरकार से बाहर होना चाहिए, और इस सरकार को अब सत्ता में बैठे रहने का कोई हक नहीं है। वो इस एक्सट्रीम पर सिर्फ इसलिए गए हैं कि एक टिप्पणी थी उनके पक्ष में महत्वपूर्ण कि यदि वो इस्तीफा नहीं देते
तो शायद तस्वीर अलग होती। तस्वीर अलग होने का मतलब यह है कि शायद वो मुख्यमंत्री बने रह सकते थे, हालांकि इसका अंतिम कंक्लूजन इस तरीके से नहीं आया। एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी या ऑब्जर्वेशन ये भी रहा कि राज्यपाल की भूमिका, खासतौर पर भगत सिंह कोश्यारी जो हैं वो उद्धव ठाकरे के व्यक्तिगत टिप्पणी सबसे महत्वपूर्ण ये थी, जिससे उद्धव ठाकरे को कुछ राहत मिलती हुई सी नजर आई और उसको लेकर वो चहक उठे। दूसरी महत्वपूर्ण टिप्पणी ये थी कि राज्यपाल ने जिस तरीके से दखल दिया इस पूरे मामले में, उनको नहीं देना। तीसरी महत्वपूर्ण टिप्पणी जो उद्धव ठाकरे के पक्ष में थी, जिसको लेकर इसी तरीके से आत्मविश्वास से भरी पत्रकार वार्ता करने का उनको पूरा अधिकार था, वो ये था कि चीफ व्हिप जो है वो शिंदे गुट के व्यक्ति को बना दिया गया गोलावली द्वारा, तो वो नहीं बनाना था। ये भी ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट का आया। तो ये तीन बड़े जो बड़ी टिप्पणियां थी वो सीधे सीधे उद्धव ठाकरे के पक्ष में थी, और उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं इस हारी हुई लड़ाई में जीतते हुए नजर आए। और इतने समय से हाशिए पर रहकर, सरकार से बाहर रहकर जो उल्हाने उन्होंने झेले थे कि वो सक्षम नहीं थे कर, हालांकि देखा जाए तो एक तरीके से उनके फैसले को गलत भी ठहराया, क्योंकि इसमें समझिए कोर्ट ऐसा क्यों कह रहा है कि मान लीजिए कोई इस्तीफा दे दे, नौकरी से दे दे, अपने पद से दे दे, तो सुप्रीम कोर्ट उसको इसलिए रीइंस्टेट नहीं कर सकता, फिर से बहाल नहीं कर सकता, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर की चीज है। अगर कोई ये कहता कि मुझसे जबरदस्ती इस्तीफा दिलवाया गया या मैं इस्तीफा नहीं देना चाहता, तो शायद सुप्रीम कोर्ट उसमें दखल देता। सुप्रीम कोर्ट ने यह तक कहा कि फ्लोर टेस्ट का सामना न करना उद्धव ठाकरे की गलती थी, तो शायद इस गलती का एहसास भी उनको हुआ होगा और उसका पश्चाताप भी उनके चेहरे पर था। तो तीन बड़ी टिप्पणियां जो उनके पक्ष में थी। लेकिन अब आता है दूसरा पहलू इसका दिलचस्प, प्रवीण। तो हम एक एक करके उन सारे पहलुओं पर बात करते हैं, लेकिन मैं जरा पहले इन तस्वीरों को डिफाइन कर दूं। उद्धव ठाकरे जब आते हैं पत्रकार वार्ता में और उनके साथ नीतीश कुमार और तेजस्वी भी दिखाई पड़ते हैं, तो ये बात सिर्फ महाराष्ट्र के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक सीमित नहीं है। और फिर उसके बाद शरद पवार से भी मुलाकात करते हैं नीतीश कुमार। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में एक ताकत के तौर पर उद्धव ठाकरे खुद को दिखा रहे हैं। ये ताकत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उद्धव अभी अकेले पड़ते दिखाई देते हैं। क्या सहानुभूति उनके साथ है? बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना, बेशक उसका नाम, चुनाव चिन्ह उनके हाथ से चला गया, चुनाव आयोग ने ये एकनाथ शिंदे को दे दिया है संख्या बल के आधार पर, लेकिन इसके बावजूद उद्धव ठाकरे अपने आप को सच्चा वारिस बताते हैं। अब जनता इसको कैसे लेती है, शिवसेना के कार्यकर्ता कैसे लेते हैं, ये बहुत महत्व का विषय है। दूसरी तस्वीर हमने आपको दिखाई और ये तस्वीर भी हम लगातार साथ में आपको दिखाते जा रहे हैं, जब देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे साथ में मंच पर आते हैं। यहाँ पर भी कुछ बहुत दिलचस्प पहलू जयदीप जी ये देखने को मिला कि यहाँ पर सवाल जैसे ही अजीत पवार का हुआ तो देखने लायक था। ये बहुत बारीक ऑब्जर्वेशंस होते हैं कि जब जैसे ही सवाल हुआ तो एकनाथ शिंदे करके कि अरे क्या सवाल पूछ रहे हैं, और थोड़ा सा झेप से गए, क्योंकि अजीत पवार एक विकल्प के तौर पर देखे जा रहे थे एकनाथ शिंदे के कि सरकार जाती है तो बचाने वाला कौन हो सकता है। इसीलिए एनसीपी की जितनी आपने उठापटक देखी उसको जोड़ा जा रहा था महाराष्ट्र के इस संघर्ष के साथ में कि सरकार बचाने के देवेंद्र फडणवीस जिस तरीके से बैठे उससे उन्होंने स्पष्ट किया कि एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस साथ में है, हमारी सरकार मजबूत है, हमारे पक्ष में। उन्होंने अपने तरीके से इसका, जैसे जयदीप जी ने बताया, बहुत स्पष्ट है कि कोई फैसला नहीं आया है, यहाँ पर टिप्पणियां की गई हैं। इन टिप्पणियों की एनालिसिस हम तो यहाँ कर रहे हैं, यहाँ पर बैठकर इन बड़े बड़े नेताओं ने भी कर दी। लेकिन जयदीप जी इसका एक पहलू जो एक तो ये तस्वीर है, अब ये तस्वीर जो इस वक्त दर्शक देख रहे हैं, देखिए इसमें दो तीन महत्वपूर्ण बातें। एक तो आपने जो छोटी बारीक चीज जो पकड़ी और बताई भी कि वो शरद पवार की बात पर झेप भी गए और टाल भी गए। यूं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं महाराष्ट्र के और जो बनते बनते रह गए, इस पूरी कवायद में भी उन्हीं को बनना था। और आखिरी समय में किस तरीके से वो शुरुआत में शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित नहीं भी थे, वो तस्वीर हमने देखी है। वो शपथ ग्रहण समारोह से दूर रहे और ऐसा माना गया कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिए जाने से वो आहत थे और उनकी मुख्यमंत्री बनने की लालसा, महत्वाकांक्षा, इच्छा पूरी नहीं हुई। फिर भी मन महसूस कर पार्टी हाईकमान के आदेश को उन्होंने माना और कमतर पद स्वीकार किया। लेकिन आज बातचीत की कमान, पत्रकारों के सामने बात रखने की कमान पूरी तरह देवेंद्र फडणवीस के हाथ में थी। उसके कारण भी है, उसके कारण यह है कि एकनाथ शिंदे एक ऑटो रिक्शा चालक से मुख्यमंत्री बने हैं, उस पद पर बैठे हैं, लेकिन वक्तृत्व कला में और पत्रकारों के प्रश्नों के उत्तर देने में वो उतने निपुण नहीं है जितने निपुण देवेंद्र फडणवीस हैं। इसीलिए देवेंद्र फडणवीस ने इसमें मोर्चा संभाला। दोनों साथ में बैठे थे तो साथ दिखाने की कवायद तो थी ही थी। बड़ी बात यह भी थी कि जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने इसको अपनी जीत बताते हुए दोनों का इस्तीफा मांग लिया था, तो इनको सामने आना ही था। अगर ये सामने नहीं आते तो ये मान लिया जाता कि कोर्ट में जिस तरीके से उद्धव गुट की जीत इसको निरूपित किया जा रहा है वही सच है। तो उन्होंने आकर अपना भी पक्ष रखा और उन्होंने उसको हास्यास्पद बताया इस्तीफा मांगने को। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है
कि चूंकि अभी ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि ये सरकार अवैधानिक तरीके से बनी है, क्योंकि फिर तो फैसला ही हो जाता, फिर तो ये सरकार गिर जाती, फिर 7 जजों की बेंच को भी नहीं जाता। तो इसलिए शिंदे सरकार के पास और देवेंद्र फडणवीस गुट के पास ये सब कवायद करने का अवसर था, ये बताने का अवसर था कि सरकार के अवैधानिक होने की, सरकार के गलत होने की, जिस तरीके से ये सब हुआ उस पर कुछ टिप्पणियां जरूर हैं कोर्ट की, लेकिन जो बन गई है सरकार और जिस तरीके से वो चल रही है उसको लेकर कोई गलत टिप्पणी नहीं थी। सिर्फ यही पक्ष इन दोनों के पास था अपनी बात रखते वक्त। लेकिन मैं ये जरूर जोड़ूंगा इसमें प्रवीण कि कहीं ना कहीं शिंदे गुट और पूरी भाजपा भी इस टिप्पणी से थोड़ी ना बैकफुट पर आई होगी, क्योंकि इन टिप्पणियों में जिस तरीके से पूरा यह खेल चला है उस पर पूरा कमेंट है और वो राज्यपाल की भूमिका को, विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका को गलत निरूपित करता है। उसमें स्पष्ट तौर पे कहा गया कि गलत है, राज्यपाल को इस तरीके से हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। तो इसका मतलब यही है कि उद्धव ठाकरे जिस तरीके से चहक रहे थे और जिस आत्मविश्वास से पत्रकार वार्ता कर रहे थे वो उनका अधिकार बनता है इन टिप्पणियों के बाद। लेकिन कहीं भी ये नहीं कहा गया कि अब जो सरकार बन गई है वो अवैधानिक है, वो नहीं होगी, बागी विधायकों को लेकर क्या फैसला आएगा, बल्कि बागी विधायकों के मामले में ही कोई अंतिम निर्णय ये बेंच नहीं ले पाई, इसीलिए इसको बड़ी बेंच को भेजने का फैसला हुआ है। चलिए अब एक एक करके, क्योंकि यहां पर जैसा मैंने कहा कि एक तरीके से आमने सामने कैसे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आ गए, लेकिन आप देखिए बैक टू बैक है और ये इत्तेफाक नहीं है महज, ये दोनों को पता है, उद्धव को भी पता है, एकनाथ शिंदे को भी पता है कि हमारे लिए सुप्रीम कोर्ट का जो भी टिप्पणी आएगी, अगर कोई फैसला आता तो उसकी पहले से तैयारी थी, इस पर क्या बोलना है, इस पर, और सांसें थाम कर इंतजार किया जा रहा था। देखिए यूं तो एक लाइन में मामला निपट गया, टिप्पणी हुई है, हायर बेंच को भेज दिया गया, राहत की सांस देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे ले रहे होंगे, लेकिन इससे पहले सांसें ऊपर नीचे हो रही होंगी। आपको नहीं भूलना चाहिए, सुबह सुबह पत्रकारों से बात करते हुए संजय राउत ने तो यह तक दावा कर दिया था कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि यह सरकार गिर जाएगी, और उन्हें यह भी पूरी उम्मीद रही कि महाविकास आघाड़ी जो है वो न सिर्फ सत्ता में आएगा बल्कि इंटेक्ट रहेगा, वो आश्वस्त। हालांकि मराठी में पूरी बातचीत उन्होंने पत्रकारों से की, लेकिन उन्होंने कहा मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि महाविकास आघाड़ी की यह शक्ति बनी रहेगी। तो यहां पर लड़ाई अब सिर्फ सत्ता की नहीं है, यहां लड़ाई 2024 की शुरू हो गई है। लिहाजा उद्धव ठाकरे ने पहले क्या कहा है, मैं सबसे पहले आपको वो सुनवाता हूं। उद्धव ठाकरे जब आए, जैसा जयदीप जी बार बार कह रहे हैं, चहकते हुए, और वो अंदाज देखने समझने जैसा है, उनके पास खोने को कुछ तो है नहीं। उन्होंने इस्तीफा दे दिया, सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया कि इस्तीफा क्यों दे दिया। शरद पवार, जयदीप जी यही टिप्पणी कर चुके हैं कुछ दिन पहले, उन्होंने भी कहा, वो भी इत्तेफाक नहीं रखते थे कि आपको फ्लोर टेस्ट से पहले ही इस्तीफा दे देना था या हार मान लेनी थी, ये गलत मैसेज देने वाला, आपको लड़ाई लड़नी चाहिए थी, आपको फ्लोर टेस्ट के लिए। और ये इसी बात पर मोहर लगाई है कोर्ट ने आज। जी, तो क्या कहा उद्धव ठाकरे ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पहले जरा दर्शकों को वो सुनवा देते हैं। हाँ, एक भाग झाला, लेकिन आज नीतीश जी और तेजस्वी जी आए हैं, मैं आपका स्वागत तो कर ही रहा हूँ, और लड़ाई तो आज शुरुआत हो गई है। मैंने जैसे अभी अभी आपको कहा, जब हम अंदर बात कर रहे थे तो एक ज्याला शुभ शकून असं म्हणतो कि इतने दिनों से हमारी लड़ाई चल रही थी सर्वोच्च न्यायालय में, आज आप भी आ गए और वो निर्णय भी आ गया। इस देश में अब प्रजातंत्र, उसकी रक्षा करना हमारा काम है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर मैं रिजाइन नहीं करता, मैं इस्तीफा नहीं देता, तो शायद मैं वापस मुख्यमंत्री बन जाता। मैं मेरे लिए नहीं लड़ रहा हूं, मेरी लड़ाई जनता के लिए है, मेरे देश के लिए, मेरे राज्य के लिए है। और भले हम इसके पहले राजनीति में विवाद तो होते रहते हैं, लेकिन एक मत तो हमारा हो गया है कि इस देश को हमें बचाना है, संविधान को बचाया है, और इसलिए आप यहाँ आए हैं। हम मिलकर, पूरे आप तो पूरे देश में घूम रहे हैं, सबके घर जा रहे हैं, हम सब मिलकर ये जो अपने देश को फिर से एक बार गुलाम बनाना चाहते हैं उनको घर भेजेंगे, और मुझे पक्का भरोसा है पूरी जनता हमारा इंतजार कर रही है। तो उद्धव ठाकरे ने यहां तो देखिए मेजर इशू ये था कि नीतीश कुमार आए थे, जयदीप जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि मुद्दा ही अलग था, बातचीत अलग होनी थी, और ये भी एक इत्तेफाक रहा। हालांकि ऐसा नहीं कि इससे अवगत नहीं थे, उद्धव ठाकरे जानते थे, वो भी इंतजार कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले भी हो सकती थी बातचीत के, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आई उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, निश्चित तौर पर दोनों एक पंथ दो काज हो गए। उन्होंने नीतीश कुमार, विपक्षी एकता, इन सारे मुद्दों पर बोला। हालांकि
जैसे इस मामले में कोई स्पष्ट फैसला नहीं आया, वैसे ही विपक्षी एकता को लेकर दोनों ने कहा हाँ मजबूत होना चाहिए, साथ में रहना चाहिए। अब जयदीप जी, एक महत्वपूर्ण बात कि जो कुछ भी चल रहा है महाराष्ट्र में, उसमें उद्धव ठाकरे क्या सहानुभूति हासिल करने में असली शिवसेना, देखिए असली शिवसेना अगर आप टाइटल से, चुनाव चिन्ह से जाएंगे तो बात अलग हो जाती है, वो तो चुनाव आयोग दे चुका है, लेकिन असली शिवसेना यानी शिव सैनिक किसको स्वीकार करता है, बाला साहब ठाकरे के उत्तराधिकारी के तौर पर कौन दिखाई देता है, ये बड़ा सवाल है। क्या उद्धव ठाकरे इसमें कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, और वो जो चहक आप बता रहे हैं वो क्या इस वजह से दिखाई दे रही है? बिल्कुल ठीक कहा आपने प्रवीण। देखिए, अभी तक तो चाहे चुनाव आयोग वाली बात हो और चुनाव चिन्ह मिलने वाली बात हो, या शुरुआती तौर पर जो कोर्ट से झटका लगा था उद्धव ठाकरे को, दोनों ही मामलों में वो बैकफुट पर थे। यहां तक कि जिनको वो पितामह मानकर इस पूरी महाविकास अघाड़ी को चला रहे थे, वो शरद पवार भी उनके खिलाफ हो गए थे कि भाई आपको इस तरीके से इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, आपको सामना करना चाहिए था। तो इन तीनों परिस्थितियों में कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे हताश नजर आ रहे थे, और उनके पास ऐसी कोई सुनहरी किरण नहीं थी उम्मीद की जिसको थामकर वो अपनी राजनीति को आगे ले जाते। ऐसा लग रहा था कि उनकी पिता की स्थापित की हुई, इतनी मेहनत से स्थापित की हुई शिवसेना उनकी आंखों के सामने उनसे छीनी जा रही है। संपत्ति का विवाद अलग चालू हो गया। एकनाथ शिंदे एक एक करके उन सारे प्रतीकों को सावधानी पूर्वक छू रहे थे, जिन प्रतीकों के माध्यम से बाल ठाकरे ने अपनी राजनीति को आगे बढ़ाया। बाल ठाकरे की समाधि पर जाना, बाल ठाकरे को सदैव याद करना, और बीच बीच में वो अपने गुट को या अपनी राजनीति को आगे ला रहे थे, लेकिन बाद में उनको समझ में आ गया कि बाल ठाकरे से दूर जाकर महाराष्ट्र में ना वो राजनीति चला पाएंगे, ना उस शिवसेना को अपने पास रख पाएंगे। केवल तीर कमान मिलने से काम नहीं चलेगा। तो इस सब को देखते हुए उद्धव ठाकरे धीरे धीरे हाशिए पर जाते हुए नजर आ रहे थे, और कहीं भी वो इतने मुखर भी नहीं थे बातों को लेकर। लेकिन आज के फैसले का शायद उनको इंतजार था, और आपने ठीक कहा कि टाइमिंग भी एक बहुत बड़ी चीज होती राजनीति में। आज ही के दिन उनके हाथ मजबूत करने के लिए या उनसे बात करने के लिए नीतीश कुमार, जो विपक्षी एकता का चेहरा बनने को आतुर हैं, अगर वो विपक्षी एकता का चेहरा नहीं भी बनते हैं तो जो भूमिका हरकिशन सिंह सुरजीत या लालकृष्ण आडवाणी अपने अपने खेमों को लामबंद करने में पहले निभाते रहे हैं, जो एक संयोजक चाहिए होता है इस तरह के विपक्ष की एकजुटता के लिए, वो संयोजक वाली भूमिका तो कम से कम खुद के लिए फिलहाल नीतीश कुमार देख ही रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई चारा भी नहीं है। और नीतीश, क्योंकि वो जानते हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही। देखिए, बिहार में जेडीयू की स्थिति, लगातार सीटें, वोट परसेंटेज गिरना, ऐसा, और देखिए कितने मजेदार खिलाड़ी हैं राजनीति के। जब सब खत्म हो रहा है तब सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभर रहे हैं, एकदम उभर रहे हैं। देखिए उसके कारण है ना, उनको ये मालूम है कभी भी सीबीआई ईडी का घेराव उन पर नहीं तो तेजस्वी पर, तेजस्वी नहीं तो लालू के पुरानी फाइलों को लेकर, और जिनके साथ वो गठबंधन बनाकर बैठे हैं, वो कितना खतरनाक खेल राजनीति का है। वो जानते हैं कि वो किस आग से खेल रहे हैं, और इस आग से खेलने की बेचैनी, मैं जो कहता हूं ना कि उनका कोई चारा नहीं है। अरे बड़ा मजेदार कमेंट है, विठल आपटे लिख रहे हैं, जहां पड़े संतन के पैर वहीं बंटा ढार, नीतीश और लालू पुत्र के आते ही उद्धव ध्वस्त हो रहे हैं। अब आप इस पर क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगा कि फिलहाल तो इनकी टिप्पणी इस मामले में उचित नहीं, कि आज जाकर तो वो उद्धव जो हाशिए पर थे, जिनको एकनाथ शिंदे की बहुत आक्रामक राजनीति ने, उनके आक्रामक रुख ने हाशिए पर धकेला था, और उनको जो राहत शुरुआत में चुनाव आयोग से या शुरुआती तौर पर कोर्ट में जो सुनवाई हुई थी उससे मिलने की उम्मीद थी, वो नहीं मिली थी। इसलिए देखिए, ऐसे में आदमी क्या करता है, जब उसको लगता है कोई नियम विरुद्ध हो रहा है तो वो कानून का सहारा लेता है, और कानून से भी नहीं मिली, इलेक्शन कमीशन से सिंबल वाली बात पर पीछे रह गए वो। तो इसलिए आज तो बल्कि वो दिन था। तो इस मामले में जो हमारे दर्शक है उनकी टिप्पणी उचित नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि आज इन दोनों की उपस्थिति में ही वो टिप्पणी आई है, जो फैसला आया, जिसमें उनके लिए राहत के 3 प्रमुख बिंदु थे। एक तो यही था कि उनको इस्तीफा नहीं देना था, अगर इसका मतलब यह था कि वो अपनी जगह सही थे, जिस तरह की तोड़फोड़ हुई है उसको कहीं ना कहीं गलत ही माना ना चाहिए, फैसला नहीं है तो उस तरह की तोड़फोड़ को गलत मानकर अगर उनके इस्तीफा न देने की बात कही गई, राज्यपाल की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए गए, विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए गए, जिस तरीके से चीफ व्हिप विधायकों को व्हिप तय करने का अधिकार नहीं होना चाहिए, यह कहा है कोर्ट ने,
व्हिप तय करने का अधिकार पार्टी के पास होना चाहिए, और पार्टी उस वक्त तक तो इन्हीं के पास थी। ये अलग बात है कि जो बाद में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने आकर आरोप लगाया कि भाई आपको पता था कि आपके साथ विधायक नहीं, आप हार जाओगे, इसी डर से आपने इस्तीफा दिया। पर हाँ, जो टिप्पणी आपकी है, फिलहाल तो हम नीतीश कुमार पर थे, तो नीतीश कुमार वहां पर अपनी भूमिका संयोजक वाली निभाते हुए गए थे, और जो डर उनको है नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार से, उस डर के चलते वो पहले और दिलचस्प बात यह कि उड़ीसा में नवीन पटनायक से मिलते हैं और वो आकर सीधे सीधे कह देते कि नहीं नहीं, विपक्षी एकता वाली कोई बात नहीं, हमारी सामान्य मुलाकात थी, और आज आकर वो दिल्ली में नरेंद्र मोदी से मिल रहे हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। तो जब वहां से उनको कुछ नहीं मिला तो वो यहां गए, यहां से उम्मीद थी, इसी के ठीक बाद वो शरद पवार से भी मिले हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उद्धव ठाकरे ने पूरे आत्मविश्वास से अपनी बात तो रखी है प्रवीण, लेकिन जो आपने कहा था छोटी छोटी बारीकियां कई बार राजनीति को परिभाषित करने में महत्वपूर्ण होती हैं, उन्हीं में से एक बारीकी यह भी थी कि वो फैसले पर खूब बोले, अपनी बातचीत अच्छे से रखी, लेकिन इसी मौके को बनाते हुए नीतीश कुमार जब विपक्षी एकता की बात करने लगे, विपक्षी एकता को लेकर मुखर होने लगे, तब उद्धव ठाकरे उतने मुखर नहीं रहे। वो कहीं ना कहीं कन्नी काटते, बातचीत से बचते। बल्कि क्या विपक्षी एकता का चेहरा आप दोनों में से कोई होगा? ये पत्रकार ने एक स्पष्ट सवाल पूछा था, क्या उद्धव ठाकरे या नीतीश कुमार जो हमको सामने बैठे दिख रहे हैं इस पत्रकार वार्ता में, उस पर उद्धव ठाकरे तो कुर्सी से उठने लगे, जिनको थामकर नीतीश कुमार ने नीचे बिठाया, और नीतीश कुमार ने केवल यह कहा कि हम तो चाहते हैं कि सब बस एक हो जाएं, सब मिलकर लड़ लें। वो भी इस सवाल को तो टाल गए, लेकिन उन्होंने सवाल का जवाब दिया। हालांकि उद्धव ठाकरे तो उस सवाल का जवाब देने के मूड में ही नहीं नजर आए। आज बहुत सारे चेहरों पर भी सवाल खड़े होते हैं, उद्धव ठाकरे का क्या होगा, नीतीश कुमार का क्या होगा। जितने चेहरे आप देख रहे हैं, सियासत में अपनी जमीन तलाश रहे हैं, मजबूत नहीं कर रहे हैं, पहले तो जमीन तलाश रहे हैं। इनमें एक और नाम है अजीत पवार। अजीत पवार भी अपनी पार्टी में एक किनारे हो गए हैं, शरद पवार की गूगली पर बोल्ड हो गए, ये भी हमने आपको दिखाया। और ये जब पहले दिखाया तो ऐसा लग रहा था कि अंदर खाने नहीं आ रहा है, लेकिन जिस तरह वो समर्थन कर रहे थे, सहमत थे कि इस्तीफा दे दिया, अब चलिए नया नेतृत्व देखा जाएगा, उनके नेतृत्व में कार्य करेगा जो भी नया अध्यक्ष होगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं। उन्होंने इस्तीफा वापस ले लिया। ऐसा लगा कि एक बहुत बड़ा दांव खेला गया। अजीत पवार को लेकर आज जयदीप जी प्रश्न पूछे गए, ये पूछे जाने थे। हालांकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दूसरी थी, ये जिसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस और शिंदे जब बैठे थे, और मैंने जैसा कहा कि फडणवीस बहुत सहज नहीं थे अजीत पवार वाले प्रश्न पर, लेकिन तुरंत माइक लिया देवेंद्र फडणवीस ने, जयदीप जी, और उसके बाद में जवाब देते हुए ये कहा, दरअसल अजीत पवार ने ये कहा कि ये सरकार नहीं गिरेगी। इस सवाल को उठाया जा रहा था बार बार कि अजीत पवार आपकी सरकार चलते रहने को लेकर आश्वस्त हैं। तो उन्होंने क्या कहा, कानून ये कहता, कायदा ये कहता है कि ये सरकार चलती रहेगी, तो कानून ने जब कह दिया तो सब इसी बात को कहेंगे। लेकिन अजीत पवार, ये कितना अहम आप किरदार मानते हैं, या अभी उनका संघर्ष अपने तक ही सीमित हो गया है, वो कहीं यहाँ पर आपको पॉलिटिकल लड़ाई लड़ते या महाराष्ट्र की सियासत को प्रभावित करते नहीं दिखाई दे रहा है? देखिए, अभी जो सियासी ड्रामा एनसीपी के भीतर हुआ है, उसके बाद बल्कि अजीत पवार की खामोशी मुझे एक बड़े तूफान की आहट नजर आती है। अजीत पवार एकमात्र वो व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि हाँ, ये तो एक न एक दिन होना ही था शरद पवार के इस्तीफे के बाद, जिसको उन्होंने हालांकि नाटकीय तरीके से वापस भी ले लिया। लेकिन अजीत पवार की वजह से ही मुझे लगता है कि ये सारा इस्तीफे का प्रपंच रचा भी गया था, क्योंकि दरअसल तो ये पवार परिवार के भीतर की वर्चस्व की लड़ाई और पवार परिवार के भीतर मौजूद भावी पीढ़ी के उत्तराधिकार को तय करने की लड़ाई थी, जिसका पटाक्षेप शरद पवार के नाटकीय इस्तीफे के रूप में हुआ। इस इस्तीफे में मुझे लगता है कि यदि कोई व्यक्ति फिर से हाशिए पर चला गया है तो वो अजीत पवार है, और अजीत पवार ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने कुछ समय के लिए देवेंद्र फडणवीस का साथ देकर चंद समय की सरकार ही सही बनाने में सहयोग दिया था। इसीलिए अजीत पवार वो तुरुप का इक्का हैं, कहाँ फिट हो जाएंगे, कहाँ किस सरकार को बनाने या गिराने में मदद कर देंगे, ये अभी नहीं कहा जा सकता। इसीलिए उनको लेकर सवाल भी पूछे गए, और उस सवाल ने असहज किया तो वो असहजता स्वाभाविक भी थी, क्योंकि अजीत पवार की खामोशी इस वक्त कोई बड़ा गुल भी खिला सकती है। वो उनके जो शरद पवार के चाचा भतीजे के बीच की नाराजगी और गलत फहमियाँ हैं वो जग जाहिर है। उसके पीछे कई बार रूठने मनाने का खेल भी हो चुका है, और जब शरद पवार इस्तीफा देते हैं अचानक से तो सब लोग उनको मनाते हैं, रोने लगते हैं, समझाने लगते हैं, इस्तीफा स्वीकार नहीं करेंगे की बातें कहते हैं। लेकिन अजीत पवार ही एक वो व्यक्ति होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, ये तो एक न एक दिन होना था।
इसको इस तरीके से इतनी संजीदगी से लेने की आवश्यकता नहीं है। वही अजीत पवार आगे जाकर महाराष्ट्र की राजनीति में क्या गुल खिलाएंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हमने ये ज़रूर देखी थी तस्वीर कि जब इस्तीफे की वापसी की घोषणा हो रही थी तो पार्थ पवार वहीं पर उसी बैठक में मौजूद थे, जो कि उसकी समिति के सदस्य नहीं थे, फिर भी वहीं बैठे हुए थे। तो आज की पत्रकार वार्ता में अजीत पवार का जिक्र आना महत्वपूर्ण है और आपने सही तरीके से उसकी तरफ इशारा भी किया है प्रवीण। इस पत्रकार वार्ता में देवेंद्र फडणवीस क्या बोले ये भी मैं आपको सुनवाता हूं, और कई दिलचस्प कमेंट आ रहे हैं। दोबारा उद्धव ठाकरे पर लौटेंगे, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जोड़ तोड़ से सरकार बनी थी, इस पर मोहर लग गई है, और कुछ हल्की सी टिप्पणी इस पर जयदीप जी ने की थी, विस्तार से उनसे बात करूंगा। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने क्या कुछ कहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो भी जरा सुन लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट बहुत स्पष्टता से कहता है कि गवर्नर साहब ने शिंदे जी को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का जो न्योता दिया वो सही है। इसका ही मतलब ये होता है कि शिंदे जी के नेतृत्व में जो सरकार तैयार हुई है वो लेजिटिमेट है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है, और इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करते हैं। जो लोग ये कहते थे कि ये सरकार संवैधानिक नहीं है, उनको इसका जवाब मिल गया होगा, बशर्ते वो अगर सुप्रीम कोर्ट को मानते हो तो, क्योंकि कई बार सुप्रीम कोर्ट पर भी वो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। तो अगर देश के संविधान को और सुप्रीम कोर्ट को अगर वो मानते होंगे तो आज उनको इस बात का जवाब पूर्ण तरीके से मिल गया कि श्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व की सरकार ही संवैधानिक है, पूरे तरीके से लेजिटिमेट और लीगल सरकार ये है। आज उद्धव ठाकरे जी नीतीश कुमार जी के साथ एक पत्रकार वार्ता साझा कर रहे थे, और उस वार्ता में उन्होंने ये कहा कि मैंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया था। नैतिकता की बात करना उद्धव ठाकरे जी को शोभा नहीं देता, क्योंकि मैं उनको सवाल पूछना चाहता हूं कि बीजेपी के साथ चुनकर आए और मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए कांग्रेस एनसीपी के साथ आप गए, उस समय इस नैतिकता को कौन से डिब्बे में आपने बंद किया था, इसका जवाब आप दीजिए। मूल रूप से उद्धव जी, आपने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं दिया था, आपने डर के कारण इस्तीफा दिया था, क्योंकि आप जानते थे कि आपके लोग आपको छोड़कर चले गए हैं, आप विश्वास मत प्रस्ताव नहीं जीतेंगे, और एक प्रकार से हारने के बाद शर्मसार होना, इसको टालने के लिए आपने इस्तीफा दिया था। इसलिए नैतिकता की बात मत कीजिए। उन्होंने ये भी कहा कि नैतिकता के आधार पर शिंदे जी ने इस्तीफा देना चाहिए। इससे हास्यास्पद क्या हो सकता है कि जिस सरकार को सुप्रीम कोर्ट लीगल, लेजिटिमेट और कॉन्स्टिट्यूशनल ठहराता है, उस सरकार के मुखिया से वो इस्तीफा मांगते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जरूर इस निर्णय का अभ्यास करना चाहिए और उसके बाद इस प्रकार की बात कहनी चाहिए। बोलते हुए सुना देवेंद्र फडणवीस को, इससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि वो यहाँ पर ये बताने आए थे कि सरकार पूरी तरह से वैधानिक है, और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को उन्होंने इस तरीके से एनालाइज किया है। लेकिन मैं जिस कमेंट की बात कर रहा था, परिपाखी हैं, मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस ने तो आपका जवाब दे दिया। अब एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जयदीप जी को सुनिए कि वो क्या कहते हैं। इनका कहना है परिपाखी का कि आखिर एससी ने मोहर लगा दी कि जोड़ तोड़ और बेईमानी से बीजेपी ने सरकार बनाई, ये जीत है उद्धव ठाकरे की। देखिए उनके समर्थक इसको अलग तरीके से, अलग नरेट, और उद्धव भी ऐसे ही रखेंगे जैसे उनके समर्थक रख रहे हैं। देखिए फिलहाल जब तक है ना 7 बेंच की जजों की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती और वहां पर जो पूरी तरह के जिरह बहस नहीं हो जाती, तब तक ये कंक्लूड तो नहीं किया जा सकता, इसको निर्णय नहीं माना जा सकता। लेकिन पाखी जी, आपकी ये बात सही है, इससे मैं सहमत हूं कि जो टिप्पणियां आई हैं, कठोर टिप्पणियां कोर्ट की तरफ से, जिसमें कहा गया कि राज्यपाल की भूमिका सही नहीं थी, जिसमें कहा गया कि विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका, तो उससे ये तो स्पष्ट हो चुका है। तो प्रवीण, इन्होंने ये भी गलत नहीं कहा, उससे ये तो स्पष्ट हो गया कि जिस तरीके से ये सरकार गिराने और बनाने का खेल हुआ है वो तरीका गलत था। लेकिन अब ये जो बनी हुई सरकार है, क्या ये जाएगी या बनी रहेगी, इसको लेकर फैसला नहीं आया, और जिस तरीके से फैसला आया है उससे ये लगता है कि शायद अब इसको गिराना उतना आसान भी नहीं रहेगा। क्यों कि उद्धव ठाकरे से उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाई आप इस्तीफा नहीं देते तो स्थिति अलग होती। इसके मानी भी बहुत गहरे हैं, और उसको उद्धव ठाकरे ने खुद अपनी पत्रकार वार्ता में स्वीकार किया
कि मैं नैतिक तौर पर ऐसा लगा कि मुझे नहीं रहना चाहिए, ऐसे लोगों ने जिन्होंने बाला साहेब ठाकरे को धक्का दिया, गद्दारों के साथ में सरकार क्यों चलाता, इस तरह की बातें लगातार उद्धव ठाकरे ने की है। तो इसलिए अब ये सवाल ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि राज्यपाल की भूमिका को गलत ठहरा दिया गया, विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका पर सवाल उठा दिए गए, चीफ व्हिप जिस तरीके से तय हुआ उस पर सवाल उठा दिए गए। लेकिन कुल मिलाकर क्या शिंदे सरकार आगे उसी तरीके से चलती रहेगी जैसी अभी चल रही है? ये तो अब जब ये बेंच बैठेगी, सुनवाई करेगी, तभी पता लगेगा। फिलहाल अभी से लेकर उस फैसले के आने तक शिंदे सरकार बनी रहेगी, तब तक शिंदे ही सरकार, ये तो तय है प्रवीण। अब इस सब के बीच में उद्धव ठाकरे को सुनना एक बार फिर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की बात चल रही थी। उद्धव ठाकरे जो हैं वो उनके लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है महाराष्ट्र की सियासत में अगला 1 साल। अब वो देखिए विपक्ष की राजनीति पे तो है, महाविकास आघाड़ी में भी उनको एक तरीके से एक अल्टीमेटम मिल रहा है। शरद पवार तो हैं ही सबसे बड़ा चेहरा। निश्चित तौर पर अभी तक महाविकास आघाड़ी का चेहरा जो है वो उद्धव ठाकरे दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन अब शरद पवार ने बार्गेनिंग की बात शुरू कर दी है। सीटों का बंटवारा जल्दी तय कर लेना चाहिए महाविकास आघाड़ी में, और ये वो महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर सारी झिकझिक शुरू हो सकती है। एक बार फिर कई मोर्चों पर महाराष्ट्र की सियासत देखने को मिल सकती है। उद्धव ठाकरे आज जब नीतीश कुमार के साथ थे तो उनसे भी प्रश्न पूछे जा रहे थे, उन्होंने विपक्षी एकजुटता और सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आई, इन सारे विषयों पर अपनी बात कही है। लेकिन महत्वपूर्ण बात है, उनके समर्थक भी यहां पर लिख रहे हैं उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, और अगर वो इस्तीफा नहीं देते, फ्लोर टेस्ट में आते, तो शायद हो सकता है कि मामला कुछ और होता, या उन्होंने थोड़ा जल्दबाजी दिखा दी इस्तीफा देने में। उद्धव ठाकरे ने क्या कहा एक बार फिर सुनिए। हाँ, एक भाग झाला, लेकिन आज नीतीश जी और तेजस्वी जी आए हैं, मैं आपका स्वागत तो कर ही रहा हूं, और लड़ाई तो आज शुरुआत हो गई है। मैंने जैसे अभी अभी आपको कहा, जब हम अंदर बात कर रहे थे तो एक ज्याला शुभ शकुन असं म्हणतो कि इतने दिनों से हमारी लड़ाई चल रही थी सर्वोच्च न्यायालय में, आज आप भी आ गए और वो निर्णय भी आ गया। इस देश में अब प्रजातंत्र, उसकी रक्षा करना हमारा काम है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर मैं रिजाइन नहीं करता, मैं इस्तीफा नहीं देता, तो शायद मैं वापस मुख्यमंत्री बन जाता। मैं मेरे लिए नहीं लड़ रहा हूं, मेरी लड़ाई जनता के लिए है, मेरे देश के लिए, मेरे राज्य के लिए है। और भले हम इसके पहले राजनीति में विवाद तो होते रहते हैं, लेकिन एक मत तो हमारा हो गया है कि इस देश को हमें बचाना है, संविधान को बचाया है, और इसलिए आप यहाँ आए हैं। हम मिलकर पूरे, आप तो पूरे देश में घूम रहे हैं, सबके घर जा रहे हैं, हम सब मिलकर ये जो अपने देश को फिर से एक बार गुलाम बनाना चाहते हैं, उनको घर भेजेंगे, और मुझे पक्का भरोसा है पूरी जनता हमारा इंतजार कर रही है।